सो टुडे हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और इसके अंदर जो है सबसे मतलब ये पार्ट है क्या एक तरीके से स्टेट के अंदर भी जब लॉ पास आउट करने होते हैं तो स्टेट के अंदर भी एक लेजिस्लेटिव पार्ट होता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। उन दोनों को मिला के एक स्टेट लेजिस्लेचर बनता है। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अभी इसके अंदर ना एक गवर्नर भी आता है, मतलब इसी के अंदर जो है वो गवर्नर भी ऐड होते हैं। बट मैंने उनको यहाँ पे डायरेक्टली ऐड नहीं किया हुआ है बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस इट विद अंडर दी यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर हम लोग ने इनकी अपॉइंटमेंट देखी थी, इनके बारे में सब कुछ सीखा था, क्योंकि ये स्टेट के हेड थे। ये स्टेट हेड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी ये हेड ही है। मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है, और दूसरा ये स्टेट हेड भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसके है? स्टेट के है। और स्टेट के जनरल हेड भी है। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट देखा था, इनका क्वालिफिकेशन देखा था, इनका डिस्क्वालिफिकेशन सब कुछ हम लोग ने वहां पे डिस्कस किया था। अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा हो तो एक बार उसको रेफर कर लो जाके फिर से। ठीक है, आई विल रिकमेंड यू कि रेफर करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटेटिव और दी एंट्रेंस एग्जाम। चलो अब आगे जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक चीज है, जैसे कि ये पार्ट 6 लिखा हुआ है। ये इसके बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि ये पूछेंगे, बट हाँ इसके बारे में बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि इसके बारे में कुछ ना कुछ कभी ना कभी पूछ लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखो कि पार्ट 6 में जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिस्कशन किया गया हुआ है। उसके अंदर 3 पर्सन होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, और तीसरा गवर्नर। गवर्नर पहले आना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे नीचे लिखा तो मैंने बाद में बोल दिया। गवर्नर की डिस्कशन हम लोग ने यूनियन एग्जीक्यूटिव में की हुई है। अभी जाके हम लोग क्या करने वाले हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलो, जैसे कि मैंने अभी अभी बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक गवर्नर, दूसरा उसके बाद जो होगा वो होगा स्टेट। स्टेट क्यों लिखा मैंने? लेजिस्लेटिव लिखना चाहिए था। हाँ, वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली एंड काउंसिल, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब इनके बारे में बहुत सारी चीज है, जैसे कि इनका क्वालिफिकेशन, इनका क्वालिफिकेशन, फिर इनका डिसक्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे मैं आज उन सब चीजों को लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा है, बहुत लंबा चौड़ा है, तो इतना सब कुछ लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। सो बेटर इसकी हम लोग चार्ट के ऊपर ही देखेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि क्या हम लोग करने वाले हैं आज। फिर इनकी स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन होगी। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ का मतलब कितने होते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर ना एक और एक चीज आती है, जैसे कि मैंने लेजिस्लेचर की बात की, तो एक टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर होते हैं। टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर, टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर इसके अंदर दो होंगे। ठीक है, एक होगा यूनी और दूसरा होगा बाई। बाई और इसके आगे होगा बाई कैमरलिज्म और यूनी कैमरलिज्म। ऐसे दो होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैं पूरा बाद में लिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। और इसके अंदर फिर हम लोग कौन से स्टेट में, हम लोग के कौन से स्टेट में जो है वो बाई कैमरलिज्म फॉलो होता है। अब ये क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है एक तरीके से ये दोनों बॉडी जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। मतलब इसके अंदर असेंबली भी होगी और काउंसिल भी होगा। और जहां पे यूनिकैमरलिज्म की बात करोगे, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, यूनिकैमरलिज्म की बात करोगे तो वहां पे सिर्फ जो है एक काउंसिल ही काफी हो जाएगा। रैदर एक काउंसिल बोल दो उस चीज को, या उसको असेंबली बोल दो, वो इनफ हो जाएंगे। अब इसके अंदर काम कौन करेगा? डेफिनेटली गवर्नर ही करेंगे। डायरेक्टली जो भी असेंट वगैरह है ये सब गवर्नर का ही होगा और सब यहीं पे कंफर्म हो जाएगा। अदरवाइज जब असेंबली एंड काउंसिल होगी, तो याद है हम लोग ने इसके पहले ऑर्डिनरी बिल का, ऑर्डिनरी जो बिल होता है उस ऑर्डिनरी बिल को पास कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कशन किया था अंडर दी पार्लियामेंट। हम लोग ने पार्लियामेंट में ये डिस्कशन किया था कि एक ऑर्डिनरी बिल पास आउट कैसे होता है। मतलब एक बार वो एक तो लोकसभा में जाएगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, और मतलब पहले राज्यसभा या लोकसभा ऐसे एक एक हाउस में जाता है, फिर वहां से साइन अप होता है, एंड उसके बाद जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उनका कंसेंट मिलेगा, फिर जाके वो जो है वो एक लॉ बनेगा। वैसे ही यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल कौन कर रहा है? गवर्नर करेंगे। और वहां पे कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट कर रहे, तो अभी वो काम यही करेंगे।
लेकिन अगर इनकी एब्सेंटिज्म रहेगी, अगेन वही चीज होगी, अगर इनकी एब्सेंटिज्म है तो सीधा सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आगे जाकर डिस्कस करने ही वाले हैं। अब इतना होने के बाद हम जो है एक तरीके से ये पूरा कवर ही हो जाएगा, मतलब इतने में सारी चीजें पहले कवर हो जाएगी। तो पहले हम लोग इतना देख लेते हैं, फिर हम लोग दूसरी पार्ट में जाने की कोशिश करते हैं। चलो, अब आगे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको एक तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में क्या बातें बताई गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस व्हाट अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपके पास दो गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। अब सीधी सीधी बात बोलता हूं कि फेडरल का मतलब क्या है। फेडरल मतलब एक तरीके से जो पावर है, जो पावर होती है, वो पावर जो है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होती, वो डाइल्यूटेड रहती है, डाइल्यूटेड रहती है। दो पार्ट में डाइल्यूट हो जाती है, सेंटर के पास भी होती है और स्टेट के पास, मतलब कोई भी एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डोमिनेशन नहीं दिखा सकता। हाँ, स्टेट के पास भी पावर है और हाँ सेंट्रल के पास भी पावर है। स्टेट कुछ डिसीजन लेगा लेकिन सेंट्रल भी कुछ डिसीजन लेगा, सेंट्रल कुछ डिसीजन लेगा लेकिन स्टेट का ओपिनियन भी मैटर करेगा। मतलब हर चीज जो है वो बैलेंस ऑफ पावर के अकॉर्डिंग रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि इट्स अ फेडरल स्ट्रक्चर। याद रखना, कभी कभी ऐसा होगा एग्जाम में होगा कि आपको दो स्टेटमेंट दी जाएगी एंड आपको बोला जाएगा कि फ्रॉम अबाउट टू स्टेटमेंट्स कौन से जो है वो करेक्ट है, नीचे उसके ऑप्शंस होंगे। अब उसके अंदर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल टाइप का है, नाउ दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब फेडरल टाइप का लिखने के बाद वो क्या बोलेंगे कि इसमें सिर्फ सेंटर होता है। अब सही क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन सिर्फ सेंटर नहीं होता, इसके अंदर सेंट्रल एंड स्टेट दोनों भी होते हैं। तो हमेशा ही क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में हो ये जरूरी नहीं है, समटाइम्स वो थोड़ा सा ट्रू एंड फॉल्स के फंडे में यूज कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, जैसे मैंने अभी अभी बोला, ये एक तरीके से लॉ बनाने का एक बॉडी है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो लॉ के ऊपर फोकस करती है, जो लॉज बनाने के ऊपर ध्यान देती है। ठीक है, इसका जो कंपोजिशन, जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर में कौन कौन आता है। बेसिकली गवर्नर आते हैं, गवर्नर हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कहाँ डिस्कस किया हुआ है। इन यूनियन एग्जीक्यूटिव के लेक्चर में जो है हम लोग ने ये डिस्कस किया था, तो आप एक बार उसको रेफर कर लो। सब लोग यहाँ पे जितने प्रेजेंट थे वो सब लोग वहां पे रहेंगे, माइट भी है, तन्वी नहीं रहेगी, तन्वी वहां पे स्लाइड जो है मैं शेयर करूंगा, आपको मिल जाएगी, वहां पे एक बार रेफर कर लेना। ठीक है, वैसे लेक्चर तो वापस से रोलर कोस्टर हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार आप जो है वो रिवाइज कर लो। देन अब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को दूसरी भाषा में क्या कहा जाएगा, इट्स अ विधानसभा। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट्स अ विधान परिषद। अब कुछ पेपर सेटर जो होते हैं उनको मजा आता है ऐसी क्वेश्चन पूछने में, तो ये भी क्वेश्चन वो कभी कभार पूछ लेंगे कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोला जाता है, विधानसभा की विधान परिषद, तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ विधानसभा। अब अदरवाइज वो कोई भी नॉनसेंस ऑप्शन दे सकते हैं कि लॉ हाउस, पार्लियामेंट हाउस, वट कुछ भी बोल सकते हैं, स्टेट पार्लियामेंट वगैरह वगैरह कुछ भी लग सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों के बारे में। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। ये तीन स्ट्रक्चर आपको ध्यान रहने चाहिए, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है दैट बॉडी जो डील करती है, डील विथ लॉ फ्रेम, लॉ फ्रेमिंग। ठीक है, इसके बारे में ये डील करती है। वैसे ब्रॉडर कंसेप्ट होता है बट इतने में समझ लो कि ये लॉ फ्रेमिंग में डीलिंग करती है। चलो, अब आगे जाते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं होता, इंडियन स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो वैरी करता है इन वे ऑफ अ स्ट्रक्चर। कैसे वैरी करता है, वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, लाइक यहाँ पे बाइकैमरलिज्म फॉलो होता है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो पार्ट में जो है वो डिसीजन कवर होता है, जैसे कि एक है लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज सभा, एंड एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट इज विधान परिषद। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख देता हूँ, मैं वापस से यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के लिख दे रहा हूँ कि भाई असेंबली का मतलब सभा है और काउंसिल का मतलब होता है परिषद, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हमारे कौन से स्टेट में जो है वो बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर फॉलो होता है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश, इन तेलंगाना, इन महाराष्ट्र, इन कर्नाटका, इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यहाँ पे 6 स्टेट ऐसे हैं। अब वो कुछ भी पूछा जा सकता है, माइट भी वो पूछेगा कितने स्टेट्स है, तो यू शुड नो दैट 6 स्टेट्स है। माइट भी वो ये भी पूछेगा कि हमारे 6 स्टेट्स में क्या है, बाइकैमरलिज्म है कि यूनिकैमरलिज्म है कि दोनों है।
माइट भी वो ये भी पूछेगा कि इन 6 में से कौन से है। शायद वो ऐसा करे कि महाराष्ट्र कर्नाटका लिखे, उत्तर प्रदेश लिखे और बिहार का नाम ना लिखे, किसी और का नाम लिख दे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। 6 में से 3 भी पूछ सकते हैं, 6 में से 6 भी पूछ सकते हैं, या उल्टा भी पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या, दोनों भी रिलेशन पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेटिव्स है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। देन कंपोजिशन किसका होता है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कि बाबा यहाँ पे गवर्नर होते हैं, स्टेट असेंबली सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। देन अब हर जगह पे सेम ही होगा, कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं। आर्टिकल 169 क्या बोलता है स्पेसिफिकली, कि पार्लियामेंट जो है वो काउंसिल को, मतलब इस काउंसिल का मतलब क्या है कि इस परिषद को जो है वो क्रिएट कर सकती है, और दूसरा एबॉलिश भी कर सकती है। एक तो वो एबॉलिश किसको करेगी, काउंसिल को करेगी, एंड क्रिएट भी कर सकती है। किसको क्रिएट कर सकती है, असेंबली को क्रिएट कर सकती है। ऑफ द कंसर्न स्टेट पासेस अ रेजोल्यूशन बाय द स्पेशल मेजोरिटी टू दैट इफेक्ट। मतलब अगर आर्टिकल 169 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है वो एबॉलिश कर सकती है, और वो क्रिएट कर सकती है, वो एक असेंबली क्रिएट कर सकती है फॉर व्हाट, फॉर कंसर्न स्टेट। जो भी कंसर्न स्टेट के बारे में जो भी डिस्कशन होगा, जो भी बात वो सामने रखेगा, तो उसके बारे में जो है उनके पास एबॉलिश करने की भी पावर है पार्लियामेंट के पास, और जो है क्रिएट करने की भी पावर है। वो कैसे क्रिएट करेगी, कैसे एबॉलिश करेगी, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन स्पेशल मेजोरिटी। आपको ये ध्यान रखना होगा, स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, एक तो जनरल मेजोरिटी होगी या स्पेशल मेजोरिटी होगी, या बोथ होगा, या माइट भी आपको पूछेंगे कि वोटिंग सिस्टम होगी तो बैलेट सिस्टम होगी, ऐसा कुछ भी पूछ लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इट शुड बी विद द स्पेशल मेजोरिटी। किसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पावर है। अगर डिफिकल्ट होता है तो दे विल आस्क आर्टिकल, डिफिकल्ट हुआ तो, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि नहीं पूछेंगे, बट स्टिल कुछ भरोसा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा दिला देता हूँ यार। चलो गो थ्रू कर लो फटाफट। कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ सब कुछ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसा कुछ भी नहीं। यस ऑल गुड। तन्वी, महक, हिमाक्षी, मेघा, आदर्श, रिमूव। यस, चलो अब आगे जाते। नाउ नेक्स्ट पार्ट टू डिस्कस इज ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब ये यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो और कोई नहीं है, वो कौन है, स्टेट है। ठीक है, स्टेट के बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। लेट मी चेंज द कलर, रेड ले लेता हूँ, तब दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, अब मैं बार बार नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपको ब्रैकेट तो दिखाई दे रहा है। जहां पर मैं असेंबली की बात करूंगा तो वहां पर मैक्सिमम असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी है, 500। मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, 60। अब ये स्ट्रेंथ जो है वो मेंबर्स की है, मेंबर सिटिंग की है। ठीक है, ये मेंबर सिटिंग की पूरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं, 60। सिक्किम में कितने होंगे, 32। मिजोरम गोवा में 40, नागालैंड में 60। एक जनरल एक नंबर दिए हुए हैं, आपको थोड़े बहुत याद रखने की जरूरत है, इनके बारे में ज्यादा करके पूछा जाता है, तो थोड़े बहुत याद रखने की जरूरत है। बाकी इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं होती इसके अंदर, वैसे पूछेंगे नहीं, बट ठीक है मैंने डाल दिया क्योंकि मुझे डर लगा कि भाई कहीं पूछ लिया तो प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने दे दिया ना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो काउंसिल में होती है। अच्छा मुझे याद दिला वापस से कि असेंबली को क्या बोला जाता है, असेंबली को क्या बोला जाता है, सभा की परिषद। मैं भूल जाता हूँ, आप बताओ, असेंबली को क्या बोलेंगे, सभा की परिषद। असेंबली को क्या बोला जाएगा, सभा। वेरी गुड। असेंबली को क्या बोला जाएगा, सभा। और काउंसिल को क्या बोला जाएगा, परिषद। वेरी गुड। चलो, अब यहाँ पे जब मैं काउंसिल की बात करता हूं तो काउंसिल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, 1/3 ऑफ अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। मतलब जो यहाँ 500 है, 500 की 1/3 जो स्ट्रेंथ होती है वो किसकी होती है, काउंसिल की होती है। 500 की 1/3 जो स्ट्रेंथ होती है वो किसकी होती है, काउंसिल की होती है।
मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, 20 कम, दैट इज 40 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, एक्चुअल स्ट्रेंथ फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड वगैरह उसके प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल थिंग। वैसे मैनर ऑफ इलेक्शन नीचे दिया भी हुआ है, बट देन इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब घुमा फिरा के कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रोसेस होगा और उसका वो प्रोसेस यूज किया जाएगा। अब देखो वो भी समझ में आएगा क्या है। देखो, डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एक क्वेश्चन मैंने कल ही एक्चुअली रीड किया था, विच हैज बीन आस्क्ड इन दी एनडीए के एग्जाम में, एनडीए के गैट के पेपर 1 में पूछा गया था, अप्रैल मंथ में पूछा गया था ना। दे हैव आस्क्ड कि बाबा ये यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो फर्स्ट टाइम कौन से कंट्रीज में जो है वो अप्लाई की गई, कौन सी कंट्रीज थी जहां पर ये फर्स्ट टाइम अप्लाई की गई थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका आंसर जो है वो ये है, पहला यूएसए है और उन्हीं के साथ में एक है श्रीलंका। ये याद रखना, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है ये सबसे पहले कहां इंप्लीमेंट किया गया था। बाय द वे ये क्या है, ये वोटिंग सिस्टम है। अच्छा, ये वोटिंग सिस्टम क्या होता है, तो 1 पर्सन 1 वोट, दैट्स इट। एक पर्सन को एक वोट की पावर होती है, तो उसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जो हम इंडिया में जो इलेक्शन चला रहे हैं वो इसके ऊपर, इसी के बेस पर चलता है कि भाई एक पर्सन को एक वोट करने का राइट मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है एनडीए के एग्जाम में, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली डाल देता हूं। एनडीए के गैट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गैट 1 में है। ईयर मुझे याद नहीं है, माइट भी 2023 और 4 समथिंग, ठीक है। तो आप याद रखो, किसी भी एग्जाम में वापस आया तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ जब मैं काउंसिल की बात करता हूं तो काउंसिल में क्या होता है, फिफ्थ काउंसिल में क्या होता है, काउंसिल में 5/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। मतलब 5/6 जो है वो टोटल मेंबर का 5/6 पार्ट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। देन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। घुमा फिरा के उसको एक ही बोलना है कि भाई एक पर्सन जो है वो एक वोट करेगा, दैट्स इट। अब ये ट्रांसफरेबल है, ये नॉन ट्रांसफरेबल नहीं है। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है कि अगर मुझे वोटिंग राइट है तो मैं महक को भी ट्रांसफर करवा सकता हूँ, महक को वोटिंग राइट है तो वो मेघा को ट्रांसफर करा सकती है। बस यही होता है ट्रांसफरेबल। और एक होता है नॉन ट्रांसफरेबल, जो कंपनी के केस में होगा। जब कंपनी में होता है ना, तो कंपनी में इस बात में क्या होता है, नॉन ट्रांसफरेबल वोट होता है। आई थिंक राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही कुछ सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, ये सिर्फ इसके अंदर ही चेंजेस होते हैं, ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल, ये आपको ध्यान रखना होगा। मतलब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपका जो वोटिंग सिस्टम है प्रोपोर्शनल, वो इनडायरेक्टली कैसे किया जाता है, तो वहां पे दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो लिखा होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल, और दूसरा लिखा होगा सिंगल ट्रांसफरेबल, और तीसरे में ट्रांसफरेबल लिखा ही नहीं होगा, और चौथे में लिखा होगा नन ऑफ दी अबव। आपको ध्यान रखना है कि देयर शुड बी ट्रांसफरेबल। मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हर पॉइंट पे क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हम लोग हर सेशन में क्वेश्चन नहीं कर रहे, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम नहीं कर रहे, तो हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन में कैसे दिखेगा। तो आपको देखना भी जरूरी है। नेक्स्ट, 1/3 बाय द मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। इसमें से 1/3 पीपल जो है वो किस कौन अपॉइंट करता है, लोकल बॉडी अपॉइंट करती है। अब लोकल बॉडीज कौन कौन है, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करने ही वाले हैं, आई थिंक आफ्टर दी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। एक लेक्चर होगा और जो इंडियन जुडिशरी का होगा, उसके बाद जो है हम लोग लोकल बॉडीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वहां पर हम देखेंगे म्यूनिसिपालिटीज होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो वो लोग जो है वो क्या करते हैं, 1/3 ऑफ द मेंबर जो है वो अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट 1/3 जो होता है वो कौन अपॉइंट करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉइंट करता है। मतलब 1/3 मेंबर जो है वो असेंबली भी यहां पर अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, 1/12 बाय द ग्रेजुएट ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग इन द स्टेट। मतलब 1/12 पर्सन जो है, मेंबर जो है, वो कौन अपॉइंट करेगा, जो ग्रेजुएट ऑफ 3 years है, जो 3 years में सीख रहे, जो 3 years में सीख रहे हैं या सीख के हो गए और वो स्टेट में रहते हैं, वो अपॉइंट करेंगे। देन 1/12 और कौन करेगा, बाई टीचर्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर देन अ सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल से नीचे नहीं होने चाहिए, बट वो वहां पे होनी चाहिए, 3 years के लिए होनी चाहिए स्टैंडिंग इन द स्टेट। और वो 3 years के लिए मतलब वो ग्रेजुएशन डिग्री के अंदर होनी चाहिए, तो वो जो है वो वहां पे अपॉइंटमेंट करेंगे। जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। मैं क्विकली जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप करो आराम से, ठीक है। जस्ट बोलते बोलते बोल रहा हूँ मैं तो। यस, गो थ्रू एंड टेल मी, डन हो जाएगा।
किसी के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ये सब कुछ याद रखना है क्या? देखो, सब कुछ याद रखना है क्या, तो आंसर तो हाँ मिलेगा। लेकिन एक बात ऐसी है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं याद होगा, आपको बार बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी है, जैसे कि मैंने अभी बोल दिया कि भाई जो भी फर्स्ट टाइम होता है उसको आप एट अ फर्स्ट टाइम रट्टा ही मार लो। जैसे कि मैंने अभी बोला कि फर्स्ट टाइम कहाँ पे कौन से कंट्री में हुआ था। सो यू शुड नो दैट कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वो दो कंट्रीज में हुई थी, एक यूएसए और दूसरा श्रीलंका। अब ये आपको पता होना चाहिए। तो वैसे ही आप चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर हम लोगों ने गवर्नर में एक डिस्कस किया था कि फर्स्ट गवर्नर, वुमेन गवर्नर कौन थी फर्स्ट वुमेन गवर्नर? याद है? फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? हम लोगों ने सीखा था ये। फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन है, बताओ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एस से नाम शुरू होता है उनका। यस, वेरी गुड सेजल, याद रहा है, वेरी गुड। ये याद रखना, ये फर्स्ट वाले जो लोग हैं ना, ये बड़े काम के लोग हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर, याद रखना, स्टेट की गवर्नर थी। अब ये भी सर्च कर लो कि भाई कौन से स्टेट की थी, ये भी सर्च कर लो एक बार कि कौन से स्टेट की है, वो भी पता चल जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो। ऐसा नहीं है कि हाँ जितना लेक्चर में सिखाया उतना ही आएगा, ऐसा नहीं होता, ये जीके है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर एग्जामिनर को लगे कि भाई एक क्वेश्चन ऐसा पूछना है जो किसी को आंसर ही नहीं देना होना चाहिए, तो वो कुछ भी निकाल के पूछ लेगा। तो भरोसा नहीं होता कि हमेशा ही ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ही आपको एज इट इज आ जाए, नहीं होगा। समटाइम्स वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो आपका भी ये पार्ट है। तो थोड़ा सा रिसर्च भी करना है, एकदम से स्टिक ऑफ नहीं होना है चीजों। चलो, क्योंकि अभी मैं भी जब ऐसे कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ किसी ऐप पे वगैरह, तो वैसा मेरे साथ भी होता है कि भाई कुछ तो होता है जो हम लोग ने अभी पढ़ा ही नहीं होता, वो नया ही हो जाता है। अल्दो आई एम लॉयर, तो मुझे पता है, लेकिन लॉ के बारे में भी कुछ ऐसा होता है कि जो कभी मैंने पढ़ा ही नहीं। मतलब वो प्रॉब्लम आता है, तो आपको भी वो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। चलो, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। अब इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? ये क्वालिफिकेशन ना मोस्ट ऑफ द टाइम सेम मिलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा एज में डिफरेंस मिलेगा, जो कि हम लोगों ने गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इन लोग के केस में देखा ही है। तो अभी भी वहीं पे यही होने वाला है वापस। सिटीजनशिप तो होनी ही चाहिए भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होनी ही चाहिए, अदरवाइज तो काम है ही नहीं उनका यहाँ पर कुछ। नेक्स्ट अगर बात करूं, तो ओथ कौन करेगा? एलिजेंस, ओथ अफर्मेशन एलिजेंस कौन करेगा? द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द इंडियन सोवरेनिटी, ये उसकी ओथ होनी चाहिए। देन ओथ अफर्म कौन करता है? वो नीचे दिया है, ये क्या बोला गया है कि वो जो एलिजियंस है वो टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगा एंड अपहोल्ड्स इंडिया सोवरेनिटी, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड होगा और दूसरा इंडिया की सोवरेनिटी को एक तरीके से मेंटेन करेगा, एक तरीके से उसको उसका ध्यान रखेगा। एंड उसकी एज कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 30, मिनिमम मिनिमम 30 तो होनी चाहिए। फॉर व्हाट? काउंसिल, फॉर काउंसिल एटलीस्ट 30 एंड 25 फॉर परिषद। मैं यहां लिख देता हूं, यहाँ पे परिषद के लिए कितना होना चाहिए? 25 ईयर्स, एंड काउंसिल कितना कितना होना चाहिए? 30 ईयर्स, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान आ जाए रीड करते वक्त। यस, अदर क्वालिफिकेशंस क्या है? एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। कल कुछ नहीं हुआ तो इतना याद रख लो, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का नाम याद आएगा तो याद आएगा 25 फॉर द परिषद, और दूसरा याद आएगा 30 फॉर दी काउंसिल। अब कोई बोलेगा सर मेरे को काउंसिल याद नहीं रहता, तो भाई सभा याद रख लो। सर कोई बोलेगा मुझे असेंबली याद नहीं रहता, तो भाई परिषद याद रख लो। मतलब काउंसिल के लिए परिषद याद रखो, असेंबली के लिए सभा याद रखो। कोई मराठी है तो वैसे याद रखो, कोई हिंदी में याद रखना चाहता है हिंदी में याद रखो। आपको जैसे याद रखना है वैसे याद रखो, बट याद रखो। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कुछ भी नहीं कर सकते। जितने भी गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो भी इंडिया के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए। मतलब खुद का कुछ भी प्रॉफिट नहीं ले सकते एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के लिए काम करो, खुद कुछ नहीं करने का। देन एक्सेप्शंस अप्लाई। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हो भी सकते हैं, बट वो जो है वो आपस से वही होगा कि भाई पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, अल्दो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ भी पार्ट होगा तो उसके अंदर वो डिसाइड हो जाएगा। अनसाउंड माइंड, भाई डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हुआ तो निकाल देंगे। दूसरा, अनसाउंड माइंड किसी काम का नहीं है। अनसाउंड माइंड है तो हमारे किसी काम का नहीं, उसका माइंड ही नहीं चलता तो किसी काम का होगा। डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट होना चाहिए, सिर्फ कोई पब्लिकली बोलेगा कि ये पागल है तो सब लोग नहीं मानेंगे। कोर्ट बोलना चाहिए कि ये अनसाउंड माइंडेड है, तब वो अनसाउंड माइंड जो है वो कंफर्म हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी, ये भी वही है। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होना चाहिए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि भाई लोन तो इतना लिया है कि पैसा देने के लिए नहीं है, पैसा है लेकिन उतना नहीं है जितना कि लोन पे कर पाओ। अब भले ही वो 2,000 करोड़ का मालिक हो, लेकिन अगर लोन ही उसने 15,000 करोड़ का लेके रखा हुआ है, तो फिर उसको इंसॉल्वेंट ही कहा जाएगा, क्योंकि उसके 2,000 करोड़ भी किसी काम के नहीं आएंगे।
तो इसी को कहा जाता है इंसॉल्वेंट। अब मुझे बोलोगे सर ये भी कोर्ट डिसाइड करता है? हाँ, ये भी कोर्ट की तरफ से इश्यू होता है, ये भी आरबीआई जो है वो इश्यू करेगा कि दिस पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो तब उसको इंसॉल्वेंट समझा जाएगा। नेक्स्ट, सिटीजनशिप। कोई भी फॉरेन सिटीजनशिप भाई के पास नहीं होनी चाहिए। फॉरेन सिटीजनशिप ले ली, खत्म, आपका यहां से रोल खत्म हो गया। पार्लियामेंट्री डिस्क्वालिफिकेशन एज डिफाइंड बाय दी लॉ, कोई लॉ किसी लॉ के अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर दिया होगा, या पार्लियामेंट कोई लॉ बना देगी तो उसके अंदर जो है और भी डिस्क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएंगे। देन ओथ एंड अफर्मेशन की बात करूं तो ओथ एंड अफर्मेशन में क्या होगा? अब यहां पर जो ओथ है वो किसके बिफोर होगी, कौन लेगा? तो एक ही पर्सन है बाबा, गवर्नर साहब। हमारे हमारे गवर्नर साहब क्या करेंगे, उनकी ओथ लेंगे। अब और क्या होगा, अपॉइंटेड पर्सन, कोई एक अपॉइंटेड पर्सन होगा। ओथ कौन लेगा? एक तो गवर्नर साहब लेंगे हमारे, या फिर कोई एक जो है अपॉइंटेड पर्सन होगा, अपॉइंटेड पर्सन होगा, दोनों में से कोई एक ले सकता है। अब समझो, विदाउट इट कैन नॉट वोट और पार्टिसिपेट इन अ प्रोसीडिंग। अगर ओथ नहीं लिया, अगर ओथ नहीं लिया तो क्या होगा? डोंट वोट, डोंट वोट, डोंट पार्टिसिपेट, आना नहीं इधर, मुंह दिखाना नहीं, डोंट पार्टिसिपेट। उसके ऊपर क्या होगा? पेनल्टी पे करो। कितनी पेनल्टी पे करोगे? बहुत ज्यादा है, 500 रुपया बस। ठीक है, फॉर ईच डे, जितने दिन आके बैठोगे फुकट में उतने दिन का पैसा भरो, 500 रुपया पर दिन भरना पड़ेगा। ठीक है, ईच डे सिटिंग और वोटिंग विदाउट टेकिंग द ओथ और बीइंग डिस्क्वालिफाइड। मतलब ये भी इसके अंदर प्लस हो गया। अगर डिस्क्वालिफिकेशन भी है या फिर अगर ओथ नहीं लिया है, ओथ इन फ्रंट ऑफ गवर्नर नहीं लिया हुआ या अपॉइंटेड पर्सन नहीं लिया हुआ है, तो आपको हर दिन का 500 रुपया पे करना पड़ेगा। ईच डे जब भी आप वहां पे बैठोगे परिषद में, काउंसिल में, या फिर आप वोटिंग करोगे, तो आपको उसका 500 रुपीज पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, पेनल्टी लगेगा। एंड वैसे भी आपको अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी आप करोगे तो सजा तो मिलेगी। ठीक है, एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, यहाँ पे टाइम लगाकर अच्छे से गो थ्रू। कुछ नोट करना है, नोट कर लेना। हो जाएगा तो लेट मी नो। ओके, गुड हिमांशी। बाकी के लोग, सेजल, महेक, मेघा, आदर्श, कम्युलेट। यस। अच्छा, मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या? बिकॉज आई एम फीलिंग दैट फास्ट वगैरह जा रहा हूँ नहीं ना?
क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, नहीं ना? जैसे बोलना फास्ट जा रहा हूँ तो याद दिलाना मुझे। ओके चलो आगे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट। वैसे यही लंबा चौड़ा है, इसके बाद तो ठीक है हम लोग एक कंपैरिजन वाला के देखेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बाकी आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब ये नॉमिनेटेड मेंबर्स मतलब उनकी जगह पे नॉमिनेशन होता है, तो उनके लिए नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो इनके रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 334 जो है वो ये इनके बारे में डिस्कशन करेगा। वन एंग्लो इंडियन कुड बी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। एक असेंबली में पर्सन होगा जो नॉमिनेटेड बाय गवर्नर होगा, वो कौन होना चाहिए बॉस, वो एंग्लो इंडियन होना चाहिए, ठीक है। आपको एक टास्क देता हूँ, हु इज एंग्लो इंडियन, वो मुझे बताना। एंड ऑफ द लेक्चर में आपको वापस पूछूंगा हु इज एंग्लो इंडियन, आपके पास टाइम होगा बीच में, तब मुझे आप सर्च करके बताना कि एंग्लो इंडियन कौन, ठीक है। 104th ऑफ CAA 2019 एबॉलिश करता है रिजर्वेशन टू द एंग्लो इंडियंस। मतलब अंडर द CAA जो है वो एबॉलिश हो चुका है रिजर्वेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन। आप मुझे ये भी बताओ कि CAA 2019 का फुल फॉर्म क्या है, वो आप मुझे बताओ। चलो नेक्स्ट, यहां पर दूसरी जगह 1/6 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। काउंसिल में कितने होते हैं, काउंसिल में होते हैं 1/6 मेंबर जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। किस किस फील्ड से होंगे, उनके पास नॉलेज क्या होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा, कोऑपरेटिव मूवमेंट का होगा, लिटरेचर का होगा, आर्ट्स का होगा, सोशल सर्विस एंड साइंस का होगा, ठीक है। ये उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब उसके बाद डिस्कशन होगा उनकी ड्यूरेशन का। भाई ये कितने टाइम तक काम धंधा करेंगे, कब तक रहेंगे, वो भी तो देखे। चलो अब इनका ड्यूरेशन देख लेते हैं। इनका नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है, नॉर्मल टर्म मतलब क्या, एक इमरजेंसी टर्म होता है, एक नॉर्मल टर्म होता है। तो इनका नॉर्मल टर्म क्या होता है, नॉर्मल टर्म इज ऑफ अ 5 years फ्रॉम दी फर्स्ट मीटिंग। ऐसा नहीं लग रहा है कुछ गवर्नर की तरह डिस्कशन हो रहा है, वापस गवर्नर वाली बातें हो रही है। आफ्टर दी जनरल इलेक्शन गवर्नर्स कैन डिसॉल्व एट एनी टाइम। अब गवर्नर इनको कभी भी हटा सकते हैं। Terms can be extended by Parliament during the national emergency for 1 year at a time, cannot exceed 6 months after the emergency ends। मतलब यहां पे क्या बोलना है कि जब इमरजेंसी होगी, जब इमरजेंसी होगी तो 5+1 year हो जाएगा, 1 year जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी एंड होगी, सो यू कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ, यू कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ। 6 मंथ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए आफ्टर द एंड ऑफ इमरजेंसी, उनका पीरियड बढ़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, अब ये किसकी बात हो रही थी, असेंबली की बात हो रही थी, अब हम काउंसिल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे काउंसलिंग जो बॉडी है, मतलब ये जो चैम्बर है ना, काउंसिल नाम का जो चैम्बर है, वो कभी बंद नहीं होता। मेंबर चले जाएंगे लेकिन काउंसिल कभी बंद नहीं होता। कितने मेंबर चले जाएंगे, 1/3 ऑफ अ मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। मतलब हर सेकेंड ईयर में, हर सेकेंड ईयर में, इलेक्शन के हर सेकेंड ईयर में इनके 1/3 ऑफ द मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। कितनी सर्व करते हैं, 6 years की सर्विंग करते हैं। 6 year की सर्विस जो है वो कंप्लीट करके एवरी सेकेंड ईयर में ये रिटायर हो जाते हैं। अब ये रिटायर तो हो जाते हैं, लेकिन इनको एलिजिबिलिटी दे दी गई है री इलेक्शन की। री इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वापस से आ सकते हैं, एंड उसी के साथ एक प्रिविलेज मिला हुआ है, दैट इज री नॉमिनेशन बाय द गवर्नर। गवर्नर इनको री नॉमिनेट कर सकता है, बट वो तो गवर्नर का हक है, वो गवर्नर चाहेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ नीचे देखो क्या दिया है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में से लेने वाला नहीं था, बट पता नहीं क्यों मैंने ले लिया, तो ठीक है देख लेते हैं। अब स्पीकर जो होता है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होता है ना, वो क्या करता है। देखो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो उनकी जगह पर या उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। इलेक्टेड बाय असेंबली फ्रॉम दी अमंग्स इट्स मेंबर्स। जो स्पीकर होता है मतलब इनके साथ में काम करने वाले लोग हैं। ये स्पीकर जो बैठा रहता है ना, असेंबली में बैठा होता है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में ऊपर बैठे हुए होते हैं, वो बात करते रहते हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो गए। अब इनका जो स्पीकर होता है वो इलेक्टेड बाय असेंबली फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स। अपने ही मेंबर में से असेंबली जो है वो किसी को अपॉइंट करती है। असेंबली अपॉइंट करने का मतलब क्या है, सारे मेंबर्स मिलकर वोटिंग करेंगे या फिर कोई प्रोसीजर होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा। रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेंबली। जब तक असेंबली है तब तक वो स्पीकर वहां पे रहेगा। देन डेप्यूटी स्पीकर, अब डेप्यूटी स्पीकर क्या ही होगा बाबा, इसका दूसरा असिस्टेंट होगा या उसके नीचे काम करने वाला डेप्यूटी स्पीकर होगा। मैं ये लिटरल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो डोंट टेक इट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे, मैं इसको जनरल वे में समझा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सबऑर्डिनेट है उसका डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। अब ये डेप्यूटी स्पीकर क्या करता है, परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर। परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर व्हेन, जब भी ये नहीं रहेंगे, ये एब्सेंट हो जाएंगे,
किसी तरीके से भी एब्सेंट हो सकते हैं, शायद बीमार हो जाए, ठीक है, शायद ये ना आ पाए, शायद कुछ ऐसा वैसा हो जाए, तो उस केस में जो है स्पीकर की जगह डेप्यूटी स्पीकर खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्ट्स एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द स्पीकर्स एब्सेंस। मतलब एक तो वो स्पीकर का ड्यूटी भी फॉलो करेंगे और दूसरा उनको जो है वो अथॉरिटी मिल जाएगी एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। देन पैनल ऑफ चेयरपर्सन, जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन नॉमिनेट करता है? नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। अब सीधा है, सीधा सीधा समझो, हाँ, एक सीधा सीधा एक क्रोनोलॉजी बना देते हैं। हम लोग ने क्या कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपॉइंट कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अपॉइंट कौन करेगा? खुद असेंबली करेगी। चलो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने वाली असेंबली है। अब इस पहले तो किसको अपॉइंट करेंगे? ये स्पीकर को अपॉइंट करेंगे, हु इज अ फर्स्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर इसके बाद जो है डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट हो जाएगा, डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट कर लेंगे। अब डेप्यूटी स्पीकर के बाद एक चेयरपर्सन का पूरा पैनल होगा। ये चेयरपर्सन का पैनल जो है वो कौन अपॉइंट करेगा? वो अपॉइंट करेंगे हमारे स्पीकर वाले साहब। कौन करेंगे? स्पीकर वाले। अपॉइंटेड बाय, या मैं इनकी वर्ड में लिख देता हूं, नॉमिनेटेड बाय होम? स्पीकर। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखो, यहां पे हम लोगों ने असेंबली में स्पीकर को अपॉइंट किया, डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट किया, स्पीकर ने क्या किया? चेयरपर्सन का पैनल अपॉइंट कर लिया, नॉमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे आओ, काउंसिल में क्या होगा? काउंसिल में चेयर अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं? एक होता है चेयरपर्सन, चेयरपर्सन मतलब हेड, काउंसिल का हेड, ठीक है। सब सब कुछ जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो देखने वाले चेयरपर्सन। अब ये कौन इलेक्ट करेंगे? इलेक्टेड बाय द काउंसिल फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। अगेन द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल विल अपॉइंट द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन किसको अपॉइंट करेंगे? डेप्यूटी चेयरपर्सन। ये हमेशा दो पोस्ट याद रखना, चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन। ये चेयरपर्सन क्या ही करेगा? डेप्यूटी चेयरपर्सन क्या ही करेगा? जब चेयरपर्सन नहीं रहेंगे तो डेप्यूटी चेयरपर्सन जो है उनकी ड्यूटी कंप्लीट करेगा। जब चेयरपर्सन नहीं रहेंगे तो उनकी जगह पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह एक्ट करेगा। मतलब एक ही बात घुमा फिरा के वही करनी है जो प्रीवियसली की थी, फर्क इतना ही है, नाम बदल लिया, यहाँ स्पीकर थे, यहाँ चेयरपर्सन हो गए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, एक होता है पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। सीधी बात है ना, अगर यहाँ चेयरपर्सन थे तो डेफिनेटली यहाँ तो वाइस चेयरपर्सन होने हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन आ गए, नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, डेफिनेटली चेयरमैन ही इनको अपॉइंट करेंगे। देन एनीवन कैन प्रिसाइड इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन। मतलब इन पैनल में से, इस पैनल में से कोई भी जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन जो है वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस चेयरपर्सन की जगह पे वाइस चेयरपर्सन में से कोई भी एक पर्सन खड़ा हो जाएगा। एंड पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से स्पीकर के एब्सेंस में खड़े हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, इन लोगों में से कोई एक पर्सन जो है वो एक्ट कर सकता है। बट ये भी कब होगा? जब डेप्यूटी स्पीकर भी ना हो। अगर दोनों भी स्पीकर नहीं है तभी चेयरपर्सन जाके वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाए, ठीक है। क्लियर? चलो, अब जरा रीड करो।
ओके डन। थोड़ा पानी पीने गया था। हो गया। हम्म, चलो अभी आगे जाते हैं। कुछ भी डिफिकल्टी है यहाँ पर? ऐसी कोई चीज है सर नहीं पता चली, नहीं समझ में आया, जरा वापस बताओ। ऐसा कुछ है? दो टास्क मैंने आपको दिए थे, आई होप आपने कंप्लीट किए होंगे। अभी ये तो हम लोग ने देखा कि हमारे पास एक लेजिस्लेचर है, उस लेजिस्लेचर में दो पार्ट है, एक असेंबली एक काउंसिल है, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन फिर इनका काम क्या है? अरे बॉस क्या ही काम करेंगे, ये लोग बिल पास करते हैं, मतलब लॉ बनाते हैं, ठीक है। लॉ, ये दो बिल बनाते हैं, एक तो ऑर्डिनरी होगा एक तो मनी बिल होगा। मनी बिल तो हम लोग ने प्रीवियसली एग्जांपल में देखा था ऐसे ही। और एक ऑर्डिनरी बिल का पूरा प्रोसीजर देख लिया था, सेम थोड़ा बहुत एकदम, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट, बट थोड़ा बहुत वही पार्ट है जो यहाँ पे भी सेम तरीके से चलता है। चलो अब यहाँ पर भी फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस, मतलब फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस का यहाँ पे मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, कहीं से भी आ सकता है, यहाँ से या वहां से कहीं से भी वो आ सकता है, ठीक है। एक सेकंड ना guys। चलो अब इसका ना एक ये पॉइंट है, मैं वापस से लिखवा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ऐसा बोल देता हूँ। देखो, एक ना ऐसा यहाँ पे पॉइंट है कि इनका जो सिटिंग होता है, पता है हम लोग ने पार्लियामेंट की सिटिंग के बारे में डिस्कशन किया था, जहां पे वो समन्स भेजते हैं, वो समन्स प्रेसिडेंट भेजेंगे, फिर वो आएंगे सब लोग, तो वहां पे वो फिर सेशन शुरू होगा, ये सारी चीजें होती है। तो वही वही पार्ट यहाँ पर भी होता है। अब वो सिटिंग का समन भेजने वाले प्रेसिडेंट थे, ये स्टेट में कौन भेजेगा? सीधी बात है बाबा, गवर्नर भेजेंगे, क्योंकि गवर्नर ही तो हेड है। वैसे भी हम लोग लिखने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार ऐसी आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर भी सिटिंग का समन होता है। फिर उसी के बाद ये सारा प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तभी तो लोग आएंगे, तभी तो पता चलेगा कि कुछ ऐसा होना है, कोई ऐसा बिल आने वाला है, तो तब जाके वो पता चलता है, ठीक है। इसका भी एजेंडा होता है मीटिंग का, इनका भी कोरम होता है, कोरम सेम होगा, 110 ही होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, ऑर्डिनरी बिल समझो, किसी ने ऑर्डिनरी बिल लेके आ गया, ऑर्डिनरी बिल मतलब लॉ के रिगार्डिंग होगा कोई बिल। अब ये कहाँ होता है? कैन ओरिजिनेट इधर हाउस। कैन ओरिजिनेट इधर मतलब क्या होता है? मतलब किसी भी एक हाउस में से ये आ जाएगा बाबा, कोई भी हाउस हो सकता है, इधर इट कुड बी द असेंबली, इधर इट कुड बी द काउंसिल। देन इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। ऐसा नहीं लगता सब कुछ सेम ही है? बहुत कुछ सेम है। पासिस थ्रू थ्री रीडिंग, सेम वहां पर भी थ्री रीडिंग थी, यहाँ पर भी थ्री रीडिंग है। सेंड टू द सेकेंड हाउस, फर्स्ट रीड क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या करेंगे? थ्री रीडिंग होगी। देन क्या होगा? सेकेंड हाउस में ट्रांसफर हो जाएगा। अब सेकेंड हाउस कोई भी हो सकता है, काउंसिल हो सकता है या असेंबली हो सकती है। एंड देन आफ्टर पासिंग दी ओरिजिनेटिंग हाउस, क्या होगा? वो जाएगा इन द सेकेंड हाउस। जैसे ही सेकेंड हाउस में जाएगा, अगेन देयर विल कम फोर ऑप्शन। यहाँ पे भी फोर ऑप्शन है, वहां पर भी फोर ऑप्शन है। ये फोर ऑप्शन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा पास विदाउट अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब बताओ, मैंने क्या बोला था आपको? अमेंडमेंट्स का मतलब बताओ, व्हाट इज अमेंडमेंट्स, क्या होती है? अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? चेंजेस इन अ बिल, वेरी गुड। यहाँ पे होते हैं चेंजेस, या हम लोग को आदर्श ने बताया था इंप्रूवमेंट्स। इंप्रूवमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं या फिर इंप्रूवमेंट्स होते हैं। देन पास विद अमेंडमेंट्स, अभी बाबा एक तो अमेंडमेंट्स होंगे या नहीं होंगे, एक तो विदाउट अमेंडमेंट हो सकता है या विद अमेंडमेंट हो सकता है। अगर विद अमेंडमेंट हुआ, वहां पे जो था वो फर्स्ट हाउस में चला जाता था, यहाँ पर क्या होगा? फिर से असेंबली में चला जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर बिल रिजेक्ट हो सकता है, या फिर ये पेंडिंग रह जाएगा फॉर 3 मंथ। वहां पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज अ 6 मंथ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, एक बार कंफर्म कर लेना, 6 मंथ था वहां पे, ठीक है। वहां पे वो पेंडिंग कब तक रह सकता है? 6 मंथ तक रह सकता है। यहाँ पे ऑन होल्ड कितने मंथ तक रह सकता है? 3 मंथ तक रह सकता है। देन इफ द काउंसिल डिसअग्री, काउंसिल जो है वो डिसअग्री कर जाएगा, तो क्या होगा? अब काउंसिल ने अगर डिसअग्री कर दिया, देन असेंबली कैन पास इट अगेन। अब काउंसिल जो है वो डिसअग्री कर रहा है, तो असेंबली इसको वापस से पास कर देगी। अल्टीमेट पावर लाइज विद दी असेंबली, मतलब असेंबली एक तरीके से मैं यहां बोल सकता हूं कि थोड़ी सी सुपीरियर है, थोड़ी सी सुपीरियर है असेंबली। द काउंसिल कैन डिले फॉर 4 मंथ मैक्सिमम, नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर डिसअग्रीमेंट। वहां पे ज्वाइंट सिटिंग होती थी, यहाँ ज्वाइंट सिटिंग वगैरह फंडा कुछ नहीं होता, कोई ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे नहीं चलती। स्टेट में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। पार्लियामेंट वाले में, सेंटर वाले में ज्वाइंट सिटिंग थी, ठीक है। चलो रीड कर लेते हैं। थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू, थोड़ा सा एक पैटर्न बन जाएगा, जिससे कि आपको दिमाग में थोड़ा क्लिक होंगे कि हाँ वहां पे हम लोग ने क्या डिस्कस किया और यहाँ पे हम लोग क्या देख
चलो मैं आई गो अहेड। हो गया। छोटा सा ही पार्ट है, कुछ है ही नहीं। वापस से हम लोग रीड करें, डबल डबल वही चीज रीड कर रहे हैं कि वहां पर भी थ्री रीडिंग होती थी, यहाँ पर भी थ्री रीडिंग हुई, इधर हाउस में प्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी इधर हाउस में प्रेजेंट होगा। ओरिजिनेटिंग हाउस में अगर प्रेजेंट हो जाता है तो सेकंड हाउस में चला जाएगा, वहां से पास होकर सेकंड हाउस में जाएगा तो चार ऑप्शन आएंगे। इधर इट विल पास विद द अमेंडमेंट्स और इधर इट विल नॉट पास विद द अमेंडमेंट्स। अगर विद अमेंडमेंट पास होता है तो वापस से वही फर्स्ट हाउस में चला जाएगा, मतलब यहाँ पर असेंबली में चला जाएगा। असेंबली थोड़ी सी सुपीरियर होती है तो अल्टीमेटली पावर जो है उसके पास ही लाइज है। देन उसके बाद अगर ये पेंडिंग रखना है तो सिर्फ 3 मंथ के लिए रख सकते हो, और अगर काउंसिल के पास पेंडिंग रहेगा तो सिर्फ 4 महीने के लिए रह सकता है। एंड इसके बाद इसके अंदर कोई भी जॉइंट सिटिंग की कोई भी ऐसे प्रावधान या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो कि सेंटर वाले में था, पार्लियामेंट में था। चलो आगे जाते हैं। दूसरा, ये हम लोगों ने जो देखा, ये सिस्टम होगा बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मतलब दो, एक तो क्या है, असेंबली है, एंड उसके साथ जो है वो काउंसिल, ये वहां पर होगा। लेकिन अगर समझो कहीं यूनिकैमरलिज्म है अदर देन दो 6 स्टेट्स, अगर कहीं और कुछ करना है तो क्या करोगे? तो वहां पर सीधा सीधा जो है चला जाएगा गवर्नर के पास, बिल चला जाएगा गवर्नर के पास। अब गवर्नर खुद का असेंट देंगे। असेंट देने का मतलब क्या बोला था मैंने? असेंट का मतलब क्या होता है? हम लोग ने वहां पे प्रेसिडेंट का एसेंट लिया था सेंटर के लिए। यहाँ पर क्या होगा? वो प्राइवेट मेंबर करते थे तो वो डायरेक्टली जाता था। यहाँ पे क्या होगा? इधर एसेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज एसेंट? हर कोई वर्ड हम लोग ने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, तो मैं उसी के लिए आपके ऊपर ही ज्यादा प्रेशराइज कर रहा हूँ कि आप बताओ व्हाट इज एसेंट। अग्री करना, या एक तरीके से मैं अग्री, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं यहाँ पर। आप अग्री बोल सकते हो, आप एक्सेप्ट बोल सकते हो, आप दूसरी जगह पे कंसेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वर्ड है वो है एसेंट, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नर्स एसेंट जब देते हैं तो उसके बाद आपके पास 4 अल्टरनेटिव्स बचे हुए हैं क्या? एक तो गवर्नर जो है वो एसेंट दे दे, एसेंट दे दिया तो बिल बिकम्स द लॉ। अब जी अभी तक जो बिल था, अभी तक जो ड्राफ्ट था, वो तो लॉ बन गया। अब उसके बाद अगर विदहोल्ड रखा तो बिल जो है वो खत्म हो जाएगा। यहां पर लॉ बन गया, यहां तो खत्म ही हो गया। नेक्स्ट, अगर इन्होंने रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन भेज दिया कि वापस जाके एक बार देख लो, कुछ चेंज करना है तो कर लो, रिकंसिडरेशन कर लो बॉस। अगर रिटर्न हो जाता है रिकंसिडरेशन के लिए, मतलब मेंबर के पास से वापस चला गया कि बाबा गवर्नर साहब थोड़ा देख लो ना यार, कुछ तो कर लो। अब ऐसा अगर होता है, प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन के लिए रिजर्व हो जाएगा। इसके भी कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग ऐसा कुछ देख लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इसके भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जाम में नहीं आते, बट मे बी फॉर क्यूरियोसिटी आई विल टेक इट आउट। नेक्स्ट, यहाँ पे प्रेसिडेंट्स एसेंट्स के क्या हो सकता है, मतलब प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए चला गया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट एसेंट के लिए चला जाएगा, पहले तो गवर्नर के पास, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उनके पास 3 अल्टरनेटिव है, एक तो हाँ बोलेंगे, एक तो विदहोल्ड करेंगे। विदहोल्ड करेंगे तो बात ही खत्म हो गई। अगर विदहोल्ड नहीं किया और बोला रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, इफ पास्ड अगेन, द प्रेसिडेंट इज नॉट obliged टू असेंट। यहाँ पे ऑब्लाइज नहीं है, वो असेंट करेंगे, ऑब्लाइज नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर ये रिकंसिडरेशन के लिए वापस से चला गया, समझो जिस भी मेंबर ने ये बुलाया था उसके पास ये चला गया, और अगर इसके बाद वापस प्रेसिडेंट के पास आया, तो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि इसको पास करना है। ही हैज हीज ओन विल, कि वो चाहे तो उसको डिसेंड भी कर सकते हैं, वो बोलेंगे नहीं करना। दैट्स इट, सिंपल, रीड करो। इफ डन लेट मी नो।
ओके गुड। अभी मैंने बोला था कि प्रेसिडेंट्स के रिकंसिडरेशन के लिए जाएगा। अगर ये प्रेसिडेंट अगर ये रिकंसिडरेशन जो है वो अगर रिजर्व कर देते हैं, तो रिजर्व करने के कुछ रीजंस हो सकते हैं। वो रीजंस कौन से हो सकते हैं? एक, तो अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर साहब ने सोचा कि ये ऐसा होना चाहिए कि ये होल्ड हो जाए। अगर गवर्नर सोचते हैं कि थिंक सो, गवर्नर थिंक सो, ऐसा लिख देता हूं कि गवर्नर ने ये सोचा कि ये होल्ड पे जाना चाहिए, तो हो सकता है। दूसरा, ऐसा हो गया कि वापस से अंडर आर्टिकल 200 अगर हाईकोर्ट की पावर को ये कहीं कुछ एक्सीड कर रहा, हाईकोर्ट की पावर को एक्सीड कर रहा, या मैं ये ऐसे बोल दूं कि अफेक्ट कर रहा, ठीक है। दूसरा, यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो विथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस, इसके रिगार्डिंग कोई बिल है और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ अगर डिफिकल्टी कोई भी गलत चीज हो, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो होल्ड कर दिया जाएगा। और एक होता है इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब सीधा सीधा है, कुछ भी अगर डाउनफॉल आता है तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर होगा, आर्टिकल 360 विल बी दी प्रोविजन, ठीक है। ये कुछ रीजंस है। इसके बाद एक और भी होता है, मे बी रिजर्व्ड वाला एक कैटेगरी होता है यहाँ पर। देखो ये गवर्नर वाला जो है ना, ये डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या हो बताओ? पता है डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है? ओन विल, ओन विल, मतलब ये गवर्नर की विल है। ये जो है ये मस्ट वाले है, मस्ट, मतलब इस रीजन की वजह से तो होना ही है, ये तो होल्ड पे जाएगा, मस्ट वाला है, मस्ट पक्का जाएगा 100%। और एक होता है मे बी वाला, मे भी जाएगा। अब मे बी वाले की केस कौन सी पता है? मे बी वाले की केस भी है, मतलब एक तरीके से ऐसा बोल दो कि एक होता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 को और आर्टिकल 19 को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ये फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 14 एंड 19 को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, इन फंडामेंटल राइट्स के अपोजिट जा रहा है। या कॉन्करेंट लिस्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है, कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है, उसके अंदर जो है वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रेड एंड कॉमर्स के रिगार्डिंग। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी मैं डाल देता हूँ, क्या ऐसा आपको थोड़ा सा नॉलेज भी रहेगा। तो इन सारी चीजों की वजह से ये मे बी के कैच में आ जाता है। अब यहाँ पे मैं इनके ये भी लिख देता हूँ, इसका है 240 और 254 आर्टिकल, और इसका है 304 आर्टिकल, आर्टिकल 304, ठीक है। सिंपल चीज ऐसे ही जानबूझ के मैंने डाल दिया, आपको पता रहेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज रखना इस बात का। चल, अब बात करते हैं मनी बिल। ये मनी बिल, अच्छा मनी बिल क्या होता है? समवन नोज व्हाट इज मनी बिल? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई, ये मनी बिल क्या होता है बता, व्हाट इज मनी बिल? यस, टेल मी व्हाट इज मनी बिल। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है बाय द वे, ये मत बोलना कि नहीं किया करके, मैंने बताया था ये फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ये मनी बिल का क्या होता है? इट डील्स विद दी फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेस एंड स्पेंडिंग, स्पेंडिंग किसकी? गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। एंड बोरोविंग, ये बोरोविंग भी किसकी होगी? सिमिलरली गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों के रिगार्डिंग ये जो होता है मनी बिल होता है। अब ये स्टेट के रिगार्डिंग, ये जो है वो स्टेट के रिगार्डिंग, वहां पे जो डिस्कस हुआ था वो सेंटर के रिगार्डिंग, पूरे देश के लिए था, ये स्टेट के लिए होगा, ठीक है ना। ये बिल जो है, ये मनी बिल जो होता है ना, ये काउंसिल के पास कभी नहीं जाता, ये आता है सिर्फ और सिर्फ असेंबली के पास, ठीक है। यहां लिख देता हूं, नेवर गोज टू काउंसिल, नेवर गोज टू काउंसिल, ठीक है। देन यहां पे नेक्स्ट क्या होगा, ये असेंबली में आता है और गवर्नर्स रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस करते हैं मिनिस्टर। कौन करता है? मिनिस्टर करते हैं। किसकी रिकमेंडेशन पे? गवर्नर्स की रिकमेंडेशन पे। कहां जाता है? असेंबली में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। अब जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा,
तो लेजिस्लेटिव में असेंबली में क्या होगा, देखो जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा उसके बाद इसकी रीडिंग होगी, सीधी बात है, वो रीडिंग तो करेंगे, 3 रीडिंग होती है, वो तो प्रोसीजर होगा, फिर ये जाएगा सेकंड हाउस में, अब वापस से वही प्रोसीजर। द काउंसिल कैन ओनली रिकमेंड चेंजेस, मस्ट रिटर्न द बिल इन 14 days। अब काउंसिल क्या करेगा, काउंसिल को बोला जाएगा कि आप जो है जो भी चेंजेस होंगे वो रेकमेंड करो। देखो काउंसिल के पास पावर क्या है, आप सिर्फ जो है चेंजेस रेकमेंड करो, बाकी आप इंटरफेयर नहीं करने का। अगर चेंजेस है तो करो, वरना चुपचाप 14 दिन के अंदर वापस भेजो। 14 दिन में जो है आपका बिल जो है मेरे पास वापस आना चाहिए, जो मैंने आपके पास भेजा था टू रेकमेंड दी चेंजेस। ठीक है, ओनली रेकमेंड चेंज, इतना ही पावर है मनी बिल के अंदर काउंसिल के लिए। इफ द काउंसिल फेल्स और इफ असेंबली रिजेक्ट्स द रिकमेंडेशन, द बिल इज डीम्ड पास्ड। अब ध्यान रखो, एक चीज समझो यहां पर, दे आर सेइंग ओनली टू रेकमेंड। रेकमेंड का मतलब है कि काउंसिल का कोई भी चेंज जो है वो बाइंडिंग नहीं होगा, इट इज नॉट बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं है ऑन असेंबली टू एक्सेप्ट। ठीक है, ये असेंबली के लिए एक्सेप्ट करने के लिए बाइंडिंग नहीं है, इट इज ओनली रिकमेंडेशन। अगर असेंबली चाहती है तो एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज दे विल से कि नो, हम लोग को चेंज नहीं करना है, बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड। लास्ट, अब ये पास हो गया, असेंबली ने पास कर दिया, मतलब बात खत्म, बचा कौन, गवर्नर साहब बचे हुए हैं, गवर्नर के पास जाएगा, वो बोलेंगे कि मुझे अगर एसेंट देना है तो मैं एसेंट दूंगा, नहीं तो मैं विदहोल्ड करूंगा। अगर विदहोल्ड नहीं कर पाया तो मैं रिजर्व करूंगा, किसके लिए, प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए रिजर्व करूंगा। प्रेसिडेंट के लिए एसेंट के लिए कब रिजर्व होगा, वही 4 रीजन जो हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किए थे। एंड कैन नॉट रिटर्न, कैन नॉट रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। एक बार एसेंट प्रेसिडेंट के पास चला गया, रिजर्व हो चुका है, तो उसको वापस से रिटर्न नहीं किया जा सकता फॉर द रिकंसिडरेशन। एक तो वो फेल हो जाएगा, एक तो पास हो जाएगा। प्रेसिडेंट एसेंट्स सेम एज ऑर्डिनरी बिल, मैंने अभी भी समझा, ऑर्डिनरी बिल की तरह ही प्रेसिडेंट का एसेंट्स यहां पर भी मिलना चाहिए, तभी जाके वो बिल जो है वो लॉ बन जाएगा, इफ इट गोज टू द प्रेसिडेंट एसेंट। अदरवाइज अगर गवर्नर ने हाँ बोल दिया तो बात खत्म ही होनी है। चलो रीड कर दो क्विकली। डन, चलो अब जरा हम लोग सिटिंग के बारे में बात करते हैं, गवर्नर की सिटिंग जो होती है, एंड उसके बाद जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो काउंसिल है, इन चारों में कैसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है, कहाँ कहाँ पावरफुल है और कहाँ कहाँ वीक है, मतलब कौन किससे ज्यादा सुपीरियर और कौन किससे ज्यादा इंफीरियर, उन चीजों के बारे में थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी आउट ऑफ जो है वो डिस्कशन करेंगे। शायद उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे वो हेल्प कर जाएगा। चलो अब जरा यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग इनकी सिटिंग की, मतलब ये जो समन भेजेंगे गवर्नर साहब जब सिटिंग के लिए बुलाएंगे तो क्या होगा।
अब सबसे पहली बात, इनकी सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर्स, ये कैसे बुलाए जाते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर की जो होते हैं वो कैसे बुलाए जाते हैं? यहाँ पे पहले तो समनिंग होगी। अच्छा, समनिंग का मतलब क्या बताया था मैंने? व्हाट इज समनिंग? ये समनिंग क्या होती है जरा बताओ। पहला तो समनिंग होगी। समनिंग इज व्हाट? इनविटेशन। समनिंग इज व्हाट? इनविटेशन। अभी इनविटेशन कौन देंगे? हम लोग के गवर्नर सर। गवर्नर साहब बोलेंगे चलो आओ सब लोग। अब ये जो सेशंस होते हैं, ये सेशंस जो होते हैं, इनके बिटवीन गैप कितना रहेगा? गैप कितना रहेगा? टू सेशंस के बिटवीन जो गैप होता है वो होता है 6 महीने का। आई थिंक इट्स सेम टू द लास्ट वन जो हम लोगों ने पार्लियामेंट में देखा था, उनके भी वही होता है। देन नेक्स्ट इज थर्ड वन। थर्ड वन में क्या होगा? इनकी एडजमेंट हो सकती है। यू नो व्हाट इज एडजमेंट? ये आप बताओ जरा मुझे, शायद मैंने ये नहीं बताया, आपको शायद पता हो तो बताओ। व्हाट इज एडजमेंट? ये मैं नहीं बोलूंगा, आप बताओ। व्हाट इज एडजमेंट? एडजमेंट, कोर्ट इज एडजन फॉर टुडे। कोर्ट इज एडजन फॉर टुडे, इसका मतलब क्या होता है? हम लोग सुनते हैं ना कभी कभी, अदालत वाली मूवी वाले सीन में सुनते, देखो, दिस कोर्ट इज एडजन फॉर टुडे, ऐसे बोलते हैं। इट विल रिज्यूम टुमारो। स्टॉप, या हम लोग ये बोल सकते हैं आज के दिन बस इतना ही, इसके बाद में देख लेंगे जो करना है, ठीक है। अब ये एडजमेंट की जो पावर होती है ना, वो किसके पास होगी? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होगी। अब फिर से मत पूछना कि सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, हमें तो पता है। एक जगह पे असेंबली में स्पीकर होंगे और यहाँ पर कौन होंगे काउंसिल में? हमारे ये चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, चेयरमैन होंगे। अब इसके बाद ये एडजमेंट जो होती है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर देते हैं, एंड ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है वो यहाँ पर एडजमेंट होगी। अब ये स्पेसिफिक टाइम क्या होगा? आवर्स का हो सकता है, डे का हो सकता है, या अनदर वे में ये वीक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इतने के लिए होती है। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप जो होती है कि समझो हम लोग ने इसका डिसोल्यूशन करना है। डिसोल्यूशन करना। अब ये डिसोल्यूशन करना मतलब बंद कर देना कि भाई अभी डिसॉल्व करो, बस हो गया, कितना करोगे बड़बड़ बड़बड़। तो सेशन जो है डिसॉल्व कब होगा? जहां पर एंड होगा। किसका एंड होगा? लाइफ ऑफ असेंबली। लाइफ ऑफ असेंबली मतलब वही ड्यूरेशन, ड्यूरेशन अगर खत्म हो जाएगा तब ये बंद हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। ये समझ में आया? इसका फिफ्थ वाला जो पार्ट होगा वो कोरम का होगा। भाई कोरम कितनी होगी? कोरम का नंबर ऑलमोस्ट सेम ही होता है हर जगह पे। 110 जो है वो इसका कोरम होगा। अब 1/10 ऑफ हुम? 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। 1/10 ऑफ होता है टोटल मेंबर, और और मिनिमम 10 मेंबर। मिनिमम जो होंगे वो 10 मेंबर्स होंगे। अब इन्हें इनमें भी क्या है कि विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर, जो भी ज्यादा रहेगा। एक तो 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर होना चाहिए या मिनिमम 10 मेंबर, तो जो भी ज्यादा रहेगा वो जो है उसका कोरम बन जाएगा। कोरम मतलब क्या? कि उतने तो होने ही चाहिए, उसके बिना सेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जस्ट गो थ्रू इट।
कोरम होता है, ये बोलो, ऐसे बोलो कि कंपल्सरी, कंपल्सरी मेंबर्स स्ट्रेंथ, मेंबर स्ट्रेंथ टू स्टार्ट द सेशन। वो सेशन स्टार्ट करने के लिए जो कंपलसरी मेंबर्स स्ट्रेंथ होती है ना, वो होनी चाहिए। मतलब 1/10 अगर नहीं हो या टोटल मिनिमम 10 मेंबर्स नहीं हो, तो वो मीटिंग जो है, वो ये सेशन जो है वो शुरू नहीं होगा, वो सेशन क्वैश हो जाएगा, इधर एडजन हो जाएगा या क्वैश कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। ये वाला पार्ट होता है। अब सीधी सीधी बात है, सेशन बैठेगा क्यों? कोई बिल निकालना हो या फिर उनका जो कंपलसरी सेशन होता है वो सेशन के लिए बैठेंगे, अगर नहीं होता है तो वो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर वैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स है, मतलब समझो लैंग्वेज की बात करो तो यहाँ पे लैंग्वेज जो होती है वो कौन सी होती है? एक तो आपकी होगी इंग्लिश, इसकी नॉर्मल लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश, एंड दूसरा होगा हिंदी। ये इनकी लैंग्वेज होंगी। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। अब यहाँ पे ना और एक पॉइंट में यहाँ पे डाल देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। इनकी वोटिंग जो है वो वोटिंग किस तरीके की होती है? वोटिंग इन हाउस, इसके वोटिंग इन हाउस का तरीका क्या होता है? अलग अलग तरीके हैं। समझो, इनके ना ऐसे दो तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है सिंपल मेजोरिटी, एक तो होगा सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी फॉर मोस्ट ऑफ द मैटर्स, मोस्ट ऑफ द मैटर्स में सिंपल मेजोरिटी रखते हैं। एंड स्पेशल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है फॉर क्रिएशन एंड एबॉलिशन, क्रिएशन एंड एबॉलिशन फॉर काउंसिल। वो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि असेंबली के पास राइट होते हैं काउंसिल को डिसॉल्व करने का, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। वहां पर ये क्या होगा? स्पेशल वोटिंग राइट होगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है। अब ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब क्या है? कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर जो है वो हम लोग रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करते हैं पता है? एक तो स्पीकर को करेंगे, या फिर हम लोग चेयर पर्सन को करेंगे, उनको रिमूव कर देंगे। सो दिस इज व्हाट द मेजोरिटी जो है वहां पे यूज होती है। और एक होता है कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट मतलब कॉपी वाला वोट, दूसरा कोई वोट करेगा। कास्टिंग वोट होती है वो, ये वोट्स होते हैं ना चेयरमैन और स्पीकर के वोट्स होते हैं। इन केस ऑफ टाई, अगर टाई होता है तो ये कास्टिंग वोट ऐड हो जाता है और फिर कोई एक विन हो जाएगा। तो इन केस ऑफ टाई जो है, इन केस ऑफ टाई अगर होता है तो एक तो कौन करेगा यहाँ पर? एक तो स्पीकर करेगा, स्पीकर करेगा या फिर चेयरमैन करेगा। ठीक है, साइड में लिखा हुआ, शॉर्टकट में लिखा हुआ। सो दीज आर दी वोटिंग इन हाउस। ये वोटिंग इन हाउस की सिस्टम है, मतलब वोटिंग इस तरीके से होती है। किसी भी मैटर के ऊपर अगर वोटिंग निकालनी हो तो इस तरीके से वोटिंग फॉलो की। ये इतना समझ में आया? मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दे दिया पूरा, एकदम से थियरी बना के नहीं दिया, जिससे कि आपको पता रहे कि इजीली आप ध्यान रख पाओ, ज्यादा कुछ ऐसा दबा दबा के समझने की जरूरत नहीं। क्लियर? अच्छा, एक 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 पॉइंट और एक ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ना सिर्फ बबल डाल देता हूँ, ठीक है। एक बबल यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पे ना कुछ राइट्स होते हैं, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, इनके कुछ राइट्स होते हैं। राइट्स मतलब कुछ नहीं, एक ही होता है, ये बोल सकते हैं, कैन स्पीक इन ईदर हाउस, कैन स्पीक इन ईदर हाउस, बट कांट वोट, वोट नहीं कर सकते। बोल सकते, वोट नहीं कर सकते। ठीक है। एडवोकेट जनरल कौन है आप फाइंड आउट करो, क्या होता है एडवोकेट जनरल, आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे एडवोकेट जनरल कौन होता है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये टास्क आपके पास बना रहेगा कि एडवोकेट जनरल जो है वो कौन होता है। अच्छा, एक बात समझो, ये मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल जो होता है ना, मेंबर नहीं होते, तो इसीलिए इनको वोटिंग राइट नहीं होती। दे कैन स्पीक, वो बोल सकते हैं, अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं, बट वोटिंग नहीं कर सकते, वो उनका राइट नहीं। दे कैन सिट, बट उनके पास वो राइट नहीं है कि वो वोट करे या फिर किसी भी चीज में इंटरफेयर करे, वो नहीं कर पाए। ठीक है, चलो। अब जरा एक
आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी हम इस पार्ट को सीखने वाले हैं कि मतलब मुझे भी थोड़ी बहुत है और आपको भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, इसीलिए मैं उसको एक्सटेंड करवा रहा हूं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चारों काउंसिल के बारे में, मतलब चारों जो पार्ट है उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बॉस ये लोग कितनी पावर रखते हैं, मतलब कितनी पावर इनके पास है, कि ये लोग कितने कितने पावरफुल। अब ये कौन होंगे, किसके किसके होंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे एस्पेक्ट लिख देता हूँ कि भाई कौन से एस्पेक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरा, किसके बारे में बात करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, एसएलसी, अभी शॉर्ट फॉर्म तो मैंने वहां लिखा हुआ है, सो यू शुड नो दैट, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे राज्यसभा, राज्यसभा की बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे लोकसभा, एंड देन लास्ट में हम लोग बात करेंगे एस एल ए, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मैं बात करूं कि पोजीशन, पोजीशन के मामले में एंड पावर के मामले, पावर के मामले, तो इसके अंदर जो एसएलसी होता है, ये एसएलसी वीकर होता है, वीकर, वीकर देन दी असेंबली। असेंबली से तो ये भाई वीकर है, बहुत ज्यादा वीकर। अब ये राज्यसभा जो, राज्यसभा पावर एंड पोजीशन के मामले में ये इक्वल होता है, इक्वल टू लोकसभा, इक्वल टू लोकसभा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैटर्स। अगर फाइनेंशियल मैटर्स है तो नहीं हो पाएगा, अदरवाइज मैटर में ये इक्वल होता है टू दी लोकसभा, इसके पास पावर एंड पोजीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि लोकसभा, ये लोकसभा कितना पावरफुल है, तो ये मोर पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल इन फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स में ये तो सोलो काम कर लेता है, तो इसको किसी की जरूरत ही नहीं है, ये सोलो मैटर सॉल्व कर लेता है, ठीक है। एंड ये, अब सीधी सीधी बात है, ये भी मोर पावरफुल ही होगा, मोर पावरफुल होगा देन व्हाट, एसएलसी। ये जो है स्टेट काउंसिल से ज्यादा सा पावरफुल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असेंबली, स्टेट असेंबली। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं पावर के बाद, मतलब पोजीशन एंड पावर के बाद अगर बात करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंपॉर्टेंस है उस मामले में कौन ज्यादा पावरफुल। तो ये जो है ना, ये एसएलसी जो है ये कम पावरफुल होगी इन टर्म्स ऑफ एसएलए। तो मैं ऐसा बोल दूं कि यहां पर एसएलए जो है वो एसएलसी से ज्यादा पावरफुल। दूसरी बात, यहां पर राज्यसभा, राज्यसभा जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन व्हाट, फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब स्टेट एंड सेंटर वाला जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करने में ये बड़ा अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे देखो, यहां पर इसका हाई इंपॉर्टेंस देन लोअर हाउस। ये लोकसभा का जो है वो समझो कि हायर इंपॉर्टेंस है देन दी लोअर हाउस। एंड इसका इंपॉर्टेंट जो है, इसका इंपॉर्टेंस जो है वो किसके लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट। स्टेट गवर्नेंस बोलो या गवर्नेंस बोलो, मतलब स्टेट की गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को संभालने के लिए या गवर्नेंस करने के लिए, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन लुकिंग एट द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं कि समझो इसका मैं बात करूं तो लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव की बात करूं कि लेजिस्लेटिव के मामले में कौन ज्यादा पावरफुल। अगर लेजिस्लेटिव के मामले में बात करूं तो ये एसएलसी जो है ये प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकता है, बिल ला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेके आ तू बिल लेके आ, लेकिन बिल डिस्कस भी कर सकता, डिस्कस भी हो जाएगा बॉस। लेकिन फाइनल से किसका होगा, फाइनल से तो असेंबली, असेंबली होगी। एसएलए जो है वो फाइनल से होगा, मतलब लास्ट डिसीजन जो होगा वो एसएलए का। देन ये क्या करता है, ये भी डिस्कस करता है, बिल को डिस्कस करेगा। दूसरा, अमेंड कर सकता है, राज्यसभा है ना, अमेंड कर सकता है। एंड इक्वली पार्टिसिपेट भी कर सकता है, इक्वली पार्टिसिपेट भी करता है। किस चीज में पार्टिसिपेट करेगा, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट कर, किसके साथ, लोकसभा आ गया। ये जो है ये
ये क्या करते हैं, ये इनिशिएट करते हैं। क्या इनिशिएट करेंगे, फाइनेंशियल फाइनेंशियल बिल्स इनिशिएट करेंगे। मैंने पहले ही बोला था, ये भाई लोग तो सोलो सब काम कर लेते हैं, सोल अथॉरिटी होती है इनकी, अकेले ही सब कुछ संभाल लेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब सोल अथॉरिटी है फाइनेंशियल मैटर्स में, बाकी इनको कोई रोक नहीं सकता, इसमें रोक टोक नहीं है कोई भी इनको। ठीक है, नेक्स्ट, ये अब ये असेंबली है, ये स्टेट असेंबली क्या करती है, वापस से ये भी इनिशिएट करते हैं। क्या इनिशिएट करेंगे या क्या पास करेंगे, बिल पास करेंगे। फिर इनकी अथॉरिटी जो होती है, इनकी अथॉरिटी जो होती है वो ज्यादा होती है देन एसएलसी, मतलब काउंसिल से ज्यादा पावर तो एसएलए के पास ही है। नेक्स्ट, अगर मैं यहां बात करूं कि इनका रिप्रेजेंटेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टू हुम दे रिप्रेजेंट्स। एक समराइज वे में ऐसा हो गया कि हम लोग समझो प्रीवियस वाला और ये वाला जो दोनों मिला के जो हाउसेस है ना, उनको हम लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं और इनकी पावर को भी समझ रहे हैं और एक तरीके से समरी वाइज सारी चीजें कवर कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पे क्या हो, रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, रिप्रेजेंट किसको किसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहली चीज, ये जो है ये स्पेसिफिकली ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप, स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, या ये मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कौन से मेंबर्स हो सकते हैं, ये इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं। अब इधर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे या डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, दोनों में से कुछ एक होगा। देन ये जो राज्यसभा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करती है स्टेट को करेगी या यूटीज को करेगी, एंड वो नेशनल लेवल पे करेगी, नेशनली, नेशनल नेशन के लिए खड़े होंगे, जब सेंटर में जब खड़े होंगे तो राज्यसभा क्या करेगी, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये रिप्रेजेंट्स के साथ और किसको रिप्रेजेंट करती है, मेंबर्स इलेक्टेड, मेंबर्स इलेक्टेड। कौन इलेक्ट करता है, बाय स्टेट असेंबली। अब सीधी बात है ना, स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी तो स्टेट असेंबली के मेंबर्स तो होने ही चाहिए यहाँ पर, उनको वो नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। नेक्स्ट, आगे जाते, ये लोकसभा है, लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है, सीधी सीधी बात है भाई, लोकसभा है, लोगों की सभा है, तो पूरा एंटायर नेशन को ये रिप्रेजेंट करेंगे, एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसी के साथ जो मेंबर्स इलेक्टेड होंगे। अब ये मेंबर्स इलेक्टेड किसके होंगे बॉस, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, भाई नेशन के हैं, इनको कौन इलेक्ट करेगा, ये डायरेक्टली इलेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पर आते, अब यहां पर ये किसको करेंगे, अगेन ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्टेट्स को करेंगे, क्योंकि ये स्टेट्स का है, ये तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, तो ये स्टेट को ही करेगी। और मेंबर्स इलेक्टेड होंगे, मेंबर्स इलेक्टेड अगेन यहां पर भी क्या होंगे, ये डायरेक्टली होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, क्योंकि ये हायर लेवल पे बैठे होंगे। नेक्स्ट अगर बात करूं, रिप्रेजेंटेशन का हो गया। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है टेन्योर ऑफ मेंबर, हम लोग टेन्योर की बात कर लेते हैं, टेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेन्योर की बात करूं तो टेन्योर में यहाँ पर मेंबर्स की यहाँ पे जो सर्विंग साइड होती है वो होती है 6 ईयर्स की, 6 ईयर्स सर्व करते हैं ये लोग, ये लोग भी 6 ईयर्स सर्व करते हैं, इनको भी 6 ईयर्स सर्व करना पड़ता है। ये जो है 5 ईयर्स सर्व करते हैं, एंड ये लोग जो है 5 ईयर्स। ठीक है, ये लोग 5 5 ईयर्स और ये लोग 6 6 ईयर्स सर्व करते हैं। देन अब यहाँ पर और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाउस परमानेंसी की बात करते हैं कि इनकी परमानेंसी किस तरीके से चलती है, मतलब ये कब तक परमानेंट होते हैं। ठीक है, ये होते कब तक, तो ये जो होता है ये वैसे तो परमानेंट ही होता है, वैसे तो ये परमानेंट ही होता है, लेकिन 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 इसको जो है असेंबली के रेजोल्यूशन पर, हम लोग ने देखा ना, असेंबली के रेजोल्यूशन पे इसको एबॉलिश किया जा सकता है विथ स्पेशल मेजोरिटी, विथ स्पेशल मेजोरिटी। मेजोरिटी कैसी होनी चाहिए यहाँ पर, स्पेशल होनी चाहिए, जगह नहीं मेरे पास। हाँ, नेक्स्ट, इसके आगे बात करूं तो ये जो होता है ये परमानेंट होता है, ये हमेशा के लिए बना पड़ा होता है, परमानेंट, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी एबॉलिश, लिख देता हूं, कैन नॉट बी एबॉलिश। यस, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं। अब यहां पर ये क्या है, ये नॉट परमानेंट, नो परमानेंसी,
कोई परमानेंट नहीं है बॉस, यहाँ पर खत्म होंगे एक दिन। एंड इलेक्शन जो है खत्म होने का मतलब क्या है, इलेक्शन होगा। इलेक्शन कब होगा बॉस, एवरी ईयर करना पड़ेगा। बट एवरी ईयर थोड़ी ना होगा, एवरी ईयर दैट मीन्स 5 ईयर होना चाहिए। मैं एवरी ईयर निकाल देता हूँ और 5 ईयर रख देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए। एवरी 5 ईयर्स में जो है वो यहाँ पर इलेक्शन होगा। क्या नेक्स्ट, एंड लास्टली यहाँ पर ये भी नो परमानेंट है, इनकी भी कोई परमानेंसी नहीं है, नॉट परमानेंट लिख देता हूँ, नॉट परमानेंट। एंड सिमिलरली इनके भी जो है इलेक्शंस जो है, इनके भी जो इलेक्शंस है वो होते हैं एवरी 5 ईयर्स। गुड टू गो, समझ में आया? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने नोट डाउन कर लिया। अब इसके डिस्क्वालिफिकेशंस भी है, वो आप पर्टिकुलरली स्पेसिफिक वाइज रीड कर लो। बाकी यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हो सकता है, जो कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, वो मैंने यहाँ डाल दिया आपके लिए। ठीक है, जरा एक बार इसको गो थ्रू कर लो, तब तक मैं यहाँ से अच्छे से लाइन मार लेता हूँ। गो थ्रू करो आप फटाफट फटाफट, तब मैं यहाँ टाइप करता हूँ। That's it. सेकेंड वाला कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। हाँ मैंने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। इसी के साथ जो है हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव का पार्ट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। वैसे छोटे मोटे पॉइंट्स है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने वो कवर नहीं किया। मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इनफ है ऐसा। ये एक तरीके से हम लोग ने समझो कि एक समरी देख लिया प्रीवियसली 2 लेक्चर्स में, जो हम लोग ने दो 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 हाउस मिला के 4 हाउस देख लिए थे। ये चारों हाउस हम लोग ने यहाँ पे एक ही पार्ट में कवर कर लिए। अगर मैं यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ पावर की बात करूँ, तो सेंटर एंड स्टेट का मिला के लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली जो है वो इक्वल पावर में होती है, और स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल जो होता है और राज्यसभा जो होती है वो इक्वल पावर में होती है। मतलब दोनों की जो पैरेलल्स वाइज पावर जो है वो सेम, अपने अपने लेवल पे वो दोनों भी सेम पावर में आते हैं। सो हियर वी आर डन विद टुडेस लेक्चर। बोलो डाउट है, क्वेश्चन है?
कुछ भी है, then you can ask me if you have so. No doubt, all clear. Any question? Anything? Something to ask, something to revise, something to say, whatever. ठीक है. Others and Megha, what about yours? All good? Mahek, all good? Okay, very good. So that's it. मैं से ये पीपीटी शेयर कर दूंगा. तन्वी, you said ना, हाँ, okay, you are there. चलो, so I will share the PPT in the group. आप वहां से रेफर कर लेना. डाउट नहीं है, सो मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर देता हूँ.